हेलो एवरीवन। तो द टॉपिक आप देख रहे हो हायर परचेज सिस्टम जो हमें शुरू करना है। एंड ये मोस्टली ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लीकेबल है, 11th-12th लेवल पे नहीं होता है अकाउंटिंग में, क्योंकि ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है, ये रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है। हर बिजनेस ये कैटेगरी में आता नहीं है, सभी लोगों को इस तरीके की अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। एंड इससे रिलेटेड चीज़ें आपने कभी देखा हुआ है क्या, या फिर इस तरीके के जो हायर परचेस जैसा आपने चीज़ें इससे पहले देखा है वो है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम से आप काफ़ी फैमिलियर हो एंड इससे पहले आपने नाम भी सुना होगा। 12th लेवल तक भी आप कई बार नाम सुन लेते हो उसका, क्योंकि उसमें हम आए दिन सुनते रहते हैं हम मोबाइल इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे खरीद रहे हैं, नहीं तो कार इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे खरीद रहे हैं, आप घर के वॉशिंग मशीन, फ्रिज। कई बार आजकल तो बहुत मतलब ये क्रेडिट कार्ड एंड सारे जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आ गई है लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल कमर्शियल वेबसाइट्स, जिसपे नाउअडेज एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो हम किसी भी चीज़ का पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं एंड हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में हम कोई चीज़ क्यों खरीदते हैं? द ओनली सिंपल लॉजिक इज नाउअडेज क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का सिस्टम आ गया, तो थोड़ा सा हम क्योंकि डिस्काउंट के चक्कर में भी खरीद लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड का हम ईएमआई सिस्टम यूज करेंगे तो हमें कुछ कैशबैक मिल रहा है एंड फ़ायदा हो जा रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रीजन, एक जेन्युइन रीजन जो होता है कि हमारा फंड, सारा फंड एक जगह एक तो ब्लॉक नहीं होना चाहिए कोई एक इक्विपमेंट खरीदने में। फॉर एग्जाम्पल, अब सिंपल एक डोमेस्टिक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि आप आपके घर पे अभी आपको बहुत सारे इक्विपमेंट, डोमेस्टिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदने हैं। ऐसे आपको फ्रिज भी खरीदना है, वॉशिंग मशीन भी खरीदना है, टीवी भी खरीदना है, बट यू हैव अ फंड ऑफ ₹1 लाख इन योर हैंड एंड आपका ये टोटल बजट जा रहा है ऑलमोस्ट 2 lakhs का। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो मेजर कुछ 4 to 5 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जिसका टोटल बजट जा रहा है 4 to 5 lakhs। तो in this case you will not be able to buy all those assets. Yes, the reason being you do not have enough fund। आपको उसका बजट है 2 lakhs और आपके पास पैसा सिर्फ अभी 1 लाख है, तो आप नहीं खरीद पाओगे सब कुछ। कोई एक खरीदोगे तो बाकी 2 रह जाएगा, कोई 2 खरीदोगे तो हो सकता है 1 रह जाएगा। तो व्हाट यू विल प्लान इट, यू बाय every asset, all the assets on installment basis। so in this case सारे जो आप asset खरीदोगे तो आप उसमें कुछ पैसा, नॉर्मली आपको पता होगा कि दुकानदार को इमीडिएटली हमें देना होता है, विच इज टर्म्ड एज डाउन पेमेंट। हम उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, वो पैसा हम इमीडिएटली उनको दे देते हैं, राइट। लेकिन वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है ओवर द 6 month और 9 months और 1 year। नॉर्मली कंज्यूमर प्रोडक्ट में 1 year टाइम रहता है। कंज्यूमर जो कंज्यूमेबल आइटम्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम नॉर्मली यूज होता है उसमें आई डोंट थिंक कि 1 year से ज़्यादा का इंस्टॉलमेंट है, मे भी हो भी सकता है, इट वेरीज फ्रॉम द स्कीम टू स्कीम, कंपनी टू कंपनी। सो वट एवर द केस, उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस में हम पे कर सकते हैं। तो नाउ आप एवरी मंथ सैलरी अर्नर हो एंड आप वो इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो सारे इक्विपमेंट का, बट आपके पास एक साथ उतना सारा फंड नहीं अवेलेबल रहता है। दैट्स व्हाई यू बाय ऑल दीज इक्विपमेंट्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो एक तो वो रीजन है कि हमारे पास फंड्स एट अ टाइम उतना अवेलेबल नहीं होता है, और दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कोई भी सामान को खरीदते हैं। तो और उसी तरीके से कार जब लेना है तो कार मोस्टली लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं अनलेस यू हैव इनफ फंड। तो जैसे कार्स हो गए तो आप 5 years 3 years के इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। आप पर्सनल लोन लेते हैं, कोई घर के कोई शादी है, कुछ फंक्शन है, और या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसीज है, तो इन एनी केस यू टेक बोरो द लोन विच इज टर्म्ड एज पर्सनल लोन। आप घर कंस्ट्रक्शन के लिए हाउसिंग लोन लेते हैं विच इज ऑल्सो ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, है ना, राइट। कोई भी लोन जो है, जो लोन हम वर्ड बोलते हैं, दैट इज बेसिकली ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, वी पे इट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो बट यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम इंस्टॉलमेंट सिस्टम से अलग है। बट यू विल सी कि जैसे जैसे हम ये लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे यू विल फाइंड आउट कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज आर समहाउ सिमिलर। कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है, जैसे इंस्टॉलमेंट में भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं मंथली या फिर क्वार्टरली, 6 monthly वट एवर, और हायर परचेज में भी वैसे ही रहता है, इसमें भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी सिस्टम में भी डाउन पेमेंट है, हायर परचेज में भी डाउन पेमेंट है।
तो सर ये डाउन पेमेंट वगैरह क्या इतने टेक्निकल वर्ड्स वगैरह बता रहे हो, और ये हायर परचेज उसके अंदर के जो टर्म्स है, तो थोड़ा सा ना मैं इसको पहले ब्रीफ में ना इंट्रो करते हैं कि ओवरऑल, ताकि आप सारे एक प्रोसेस से आप फैमिलियर हो जाओ कि हायर परचेज सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करता है एंड व्हाई डज इट एग्जिस्ट एक्चुअली, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, देन वी विल गो इनटू द टेक्निकलिटीज एंड थ्योरी पोर्शन एंड द मोर ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड थिंग, राइट। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट. So the topic is titled as concepts and accounting of hire purchase system. So first we will look at concepts, and after that we will start with the accounting thing. Okay, so and ये देख सकते हो ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट लेवल, मोस्टली ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए है. आई डोंट नो वेदर दिस चैप्टर इज कवर्ड एट पोस्ट ग्रेजुएशन चैप्टर, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल सॉरी, बट मोस्टली क्योंकि ये नागपुर यूनिवर्सिटी में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे ही है इन द थर्ड सेमेस्टर. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. आप देखोगे तो कंटेंट जो हम इस पूरे एक लेक्चर्स जो हम अभी कवर कर रहे हैं, इसमें जो कंटेंट कवर किया जाएगा उसके थोड़ा ब्रीफ देख लो, सो दैट यू विल हैव आइडिया कि हमारा ये जो आगे का जो करीब करीब 8-10 लेक्चर का जो सीक्वेंस है वो कैसा चलेगा. इसमें देखेंगे तो मीनिंग नेचर, जो कि हम ऑलमोस्ट अब ये टुकड़े टुकड़े में लिखे हैं, बट ये आप देखोगे तो अभी मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट को कवर करूंगा, बट फ्रॉम द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एग्जाम ओरिएंटेड पर्पज, हम इसको एक बार स्लाइड्स वाइज गो थ्रू भी करेंगे. तो फीचर्स है एंड डिफरेंस बिटवीन हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेस यू विल सी समहाउ बोथ आर सिमिलर, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज आप बोलोगे हायर परचेस सिस्टम का नाम अलग से क्यों करना, वो तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम जैसा ही है. तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हायर परचेस एग्रीमेंट में है ना, जैसे टर्म्स है जो आप एग्रीमेंट जब बनाते हो तो उससे उसमें वो टर्म्स मेंशन होता है. तो बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग ए प्रोफेशनल, यू शुड हैव दीज आइडियाज. देन उसके बाद हम फाइनली अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेस ट्रांजेक्शन शुरू करेंगे. तो आप देख सकते हो कि ये ऑल्दो दिस इज द 5th टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर्स, तो बट इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट 4 जो है वो थ्योरेटिकल है, एंड वो हम ऑलमोस्ट बहुत जल्दी कवर करेंगे. उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं और किन किन टाइप्स के कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना. तो इसमें जो क्वेश्चंस कवर किया गया और मोस्टली नागपुर यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स होते हैं उस बेसिस पे लिया गया है, बट क्वेश्चंस मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट इन एनी यूनिवर्सिटी दीज क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम, एंड उसी ग्राउंड पे क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज हायर परचेस सिस्टम का अकाउंटिंग थोड़ी ना बदलता है, वो तो हर जगह सेम रहेगा, कैलकुलेशन सेम रहेगा, बिजनेस उसी तरीके से वर्क करती है. ओके, सो ये थोड़े हम किस सीक्वेंस में आगे बढ़ने वाले उससे ऊपर है. तो चलो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देख लेते हैं, देन आफ्टर दैट मैं बताता हूँ आगे कैसा होगा. तो इसमें पहला जो रहेगा वो है हायर वेंडर. अब ध्यान देना इसमें क्या होता है, थोड़ा इसके मीनिंग समझा देता हूँ. हायर परचेस का वर्ड का नाम हायर परचेस एग्जैक्टली क्यों है. अब इसमें देखो 2 वर्ड है. परचेस मतलब मालूम है खरीदना, और हायर मतलब होता है रेंट. हायर मतलब क्या होता है, रेंट. जब कोई चीज आप खरीदते हो बट एक रेंटल बेसिस पे खरीद रहे हो तो हायर परचेसर बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो गया. तो इसमें क्या होगा, थोड़ा इसको 100% समझने के लिए ना थोड़ा वर्किंग देखो, थोड़ा ये जो प्रोसीजरल पार्ट है ना उसको देख समझने की कोशिश करो. एक पार्टी रहेगा हायर वेंडर, जिसको हम बोल रहे हैं सेलर. कौन है ये, सेलर है. और इधर रहेगा परचेसर, परचेसर रहेगा, जिसको बायर भी बोलो, है ना, सीधा परचेसर बोल देता हूँ. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इतना फंड्स नहीं होते, मैंने पहले बताया, क्योंकि हमारे पास फंड्स इतना नहीं होते तो हम कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते हैं. वैसे ही एक बिजनेस वर्ल्ड में बोल सकते हो कि एक बड़ी मशीन खरीदना है मुझे अपने फैक्ट्री में, फिर मुझे कोई व्हीकल खरीदना है अपने बिजनेस पर्पज के लिए, बट आई डोंट हैव इनफ मनी. ओके, तो मुझे क्या करना होगा कि ये चीज़ या इधर मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीद लूँ या तो मैं हायर परचेस बेसिस पे खरीद लूँ. ओके, किसी जो बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे समहाउ अवेलेबल नहीं हो रहा है मुझे वो, क्योंकि कारण कितने भी हो सकते हैं. नॉर्मली इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे आप करने जाते हो तो आपको फाइनेंस कराना होता है, आपको लोन लेना होता है कोई बैंक से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से. अब बैंक, आपको मालूम है कि बैंक यदि आपको लोन देती है तो बैंक आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके है क्या, आप वो पैसा टाइम पे चुका पाओगे क्या, ये हर चीज़ आपसे पूछती है बैंक.
एंड हो सकता है वो असेस करने में आप एलिजिबिलिटी में नहीं फिट बैठ रहे हो तो बैंक आपको लोन ही नहीं देंगी। दैट मीन्स यू वॉन्ट बी एबल टू बाय दैट एसेट, एंड वो एसेट आपको मिलेगा ही नहीं, वो इक्विपमेंट आपके पास रहेगा ही नहीं, तो यू विल नॉट बी एबल टू रन योर बिजनेस स्मूथली। और शायद किसी किसी केस में यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हो सकता है आप बिजनेस स्टार्ट ही ना कर पाओ। तो इन दैट केस आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तो मिल नहीं रहा है, बट आपके पास फंड्स भी नहीं है, तो ये हायर परचेस सिस्टम आपको हेल्प करता है। यहाँ वेंडर्स जो होते हैं वो परचेसर को बोलते हैं कि यस वी कैन गिव यू द मशीन, आपको इमीडिएटली पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, मशीन दिया जाएगा परचेसर को, मशीन को हम एसेट बोलते हैं, कोई भी एसेट परचेसर को जाएगा, परचेसर भी पेमेंट करेगा बट इमीडिएट पेमेंट नहीं होगा। यहाँ पे इमीडिएट पेमेंट हो गया तो हायर परचेस रहा ही नहीं, वो तो इंस्टॉलमेंट भी नहीं रहा। यहाँ परचेसर क्या करेगा, कुछ पैसा इमीडिएट देगा जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। से ये एसेट यदि ₹5 लाख का है, कितने का है, 5 लाख का, और वो एसेट में कुछ पैसा जो है इमीडिएटली दिया जाएगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट मान लो है 1 लाख रुपए, डाउन पेमेंट कितना हो गया, 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट है। कौन दे रहा है, परचेसर देगा सेलर को, ठीक है। किस दिन देगा, जिस दिन हम एग्रीमेंट करेंगे, जिस दिन हम एग्रीमेंट करेंगे उसी दिन ये पैसा दिया जाएगा। तो ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी नॉर्मली डाउन पेमेंट रहता है और हायर परचेस सिस्टम में भी डाउन पेमेंट है। इमीडिएट पेमेंट मेड बाय परचेसर टू द सेलर ऑन एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, ओके। तो उसको हम बोलेंगे डाउन पेमेंट। प्लस यदि 1 लाख दे दिया तो स्टिल कितना आउटस्टैंडिंग है, 4 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग है। देखो 5 लाख में से 1 लाख गया तो 4 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग है। बट क्योंकि अब मान लो कि हायर सेलर परचेस के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ये जो अमाउंट है 4 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, 4 साल में, बट इंस्टॉलमेंट अमाउंट उन्होंने बोल दिया है कि इंस्टॉलमेंट रहेगा 1,20,000 रुपए। कितने इंस्टॉलमेंट रहेंगे, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट रहेंगे। तो 4 ईयर इंस्टॉलमेंट, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 1,20,000 इंटू 4 करेंगे 4,80,000 हो जाएगा। करेक्ट, एम आई करेक्ट? तो 4,80,000 ये इंस्टॉलमेंट का टोटल रहेगा, राइट। अब देखो कि यदि ये परचेसर मार्केट से आज के आज पूरा पैसा देता था तो मशीन कितने में खरीद लेते थे, 5 लाख, क्योंकि मशीन की वैल्यू कितनी है, 5 लाख, और एसेट की वैल्यू कितनी है, 5 लाख। तो इसको ही बोला जाता है कैश प्राइस। क्या बोला जा रहा है उसको, कैश प्राइस। यदि ये मशीन हम आज ही खरीद लेते हैं और हम पूरा पैसा आज के आज दे देते, परचेसर यदि सेलर को दे देता है तो उसको बोलेंगे कैश प्राइस पे डील हुआ। लेकिन यहाँ पे आज पेमेंट कितना हो गया, इमीडिएटली, ये जो है ये इमीडिएट पेमेंट हुआ है और ये हो रहा है इंस्टॉलमेंट में, जैसा आप देख रहे हो इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। अब ये दोनों मिला के यदि देखोगे तो पैसा कितना जा रहा है, 5,80,000। परचेसर को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, कितना, 80,000 एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा गया परचेसर से सेलर को, वही है इंटरेस्ट, या फिर जिसको दूसरी भाषा में बोला जाता है हायर परचेस कॉस्ट, हायर परचेस कॉस्ट, है ना, फाइनेंशियल चार्जेस बोल सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है 80,000, और ये टोटल मिला के इसी प्राइस को बोला जाता है हायर परचेस प्राइस। थोड़ा ध्यान देंगे, टेक्निकलिटीज है इसमें, हायर परचेस प्राइस। तो हायर परचेस प्राइस का यदि आप ब्रेकअप देखोगे तो इसमें क्या हो गया, एक तो कैश प्राइस आ गया, दूसरा इसमें क्या आ गया, इंटरेस्ट। कैश प्राइस कितना था, देख सकते हो मार्केट में आज हम पूरा पैसा देते तो 5 लाख में हम खरीद सकते थे, तो कैश प्राइस था 5 लाख रुपीज, और हमने इंटरेस्ट ऐसा निकाले टोटल 5,80,000 जाएगा, तो 80,000 एक्स्ट्रा जा रहा था। ये ब्रेकअप है उसका। ये क्वेश्चंस में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सब निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ सेलर को क्या फायदा हो रहा है कि उसको एक तो वो सेल कर ले रहा प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि परचेसर के पास पैसे ही नहीं है तो वो कैश पे
प्राइस बेसिस पे तो वैसे नहीं खरीद सकता, 5 लाख उसके पास है ही नहीं, तो इमीडिएट खरीद पाएगा क्या? नहीं। वेंडर बेच नहीं पाएगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा, बिजनेस करना है तो बेचना पड़ेगा ना प्रोडक्ट। तो इस केस में ये फायदा हो रहा है कि वेंडर को फायदा है कि ब्याज कमा लेगा, जितना फैसिलिटी उसने अलाउड किया उसको क्रेडिट पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड कितना भी, जितने साल में जितने महीनों में इंस्टॉलमेंट चुकाया जा रहा है उसको बोलेंगे क्रेडिट पीरियड। तो क्रेडिट पीरियड जो एक्स्ट्रा उसने दिया, जिसमें उसका पैसा फंसा है, उसके ऊपर वो ब्याज ले रहा है, तो उसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है। और परचेसर को क्या फ़ायदा है कि उसके पास पैसा नहीं था लेकिन फिर भी उसने माल खरीद लिया है और बिजनेस में एसेट यूज हो रहा है और उससे वो काफ़ी बिजनेस कर रहा है, उससे उससे प्रॉफिट भी हो रहा है और उसी पैसा से वो क्या कर रहा है? इंस्टॉलमेंट चुकाते जा रहा है। तो दोनों का फ़ायदा है। तो सर ऐसा तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी होता है, तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि ओनरशिप जिस दिन आपका एग्रीमेंट होता है उसी दिन ट्रांसफर हो जाता है। दैट मीन्स इफ यू आर बाइंग अ कार ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, तो आप उसके ओनर हो गए पहले दिन से। जैसे आपका एग्रीमेंट साइन हुआ, आप कार का ओनर बन चुके हो, सब्जेक्ट टू जो भी कंडीशन उसमें रहता होगा, बट यू आर नो ओनर। यहाँ हायर परचेस सिस्टम में मान लो ये परचेसर है मिस्टर वाई और ये है मिस्टर एक्स सेलर। तो वाई ओनर है कि एक्स ओनर है? यहाँ पे यहाँ हायर परचेस सिस्टम में जो मशीन का ओनर हमेशा एक्स रहेगा। सर कैसी बातें कर रहे हो, मशीन तो वाई लेके चला जाएगा, उसके फैक्ट्री में लग जाएगा, तो वो कैसे ओनर रहेगा? मशीन जा रहा है वाई के यहाँ पे, लेकिन ओनर एक्स ही रहेगा, सेलर ही रहेगा। जब तक ये पूरा पैसा चारों इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाएगा तब तक परचेसर ओनर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो बोले सर उसमें भी तो, कार में भी हम इंस्टॉलमेंट, यदि हमने कार लोन इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लिया है और इंस्टॉलमेंट हमने नहीं चुकाया तो कार हमारे लेके जा सकता है? नहीं, बैंक वाला आपका कार उठा के नहीं लेके जा सकता। बैंक वाले आपके ऊपर, वो हाइपोथिकेटेड रहता है ऑल दो अभी फाइनेंस में, बट स्टिल वहां पे कार हायर परचेस सिस्टम में वो मशीन उठा के लेके जा सकता है, पूरा जैसे कि तैसे आपके आएगा, मशीन पैक करेंगे, लेके चला जाएगा। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आपका सामान लेके नहीं जाया जा सकता है, सामान आपके पास ही रहेगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, क्योंकि ओनर आप हो। आपसे वसूली करने के लिए वो एक्शन ले सकते हैं, आपके ऊपर केस कर सकते हैं। आप पैसा नहीं चुकाओगे तो आपकी कार बेचा जा सकता है ना? और लेकिन आपके वहां से लेके नहीं जाया जाएगा असेट, वो आपका ही असेट, आपका ही रहेगा। लेकिन हायर परचेस सिस्टम में ऐसा होता ही नहीं है। वो आपने नहीं चुकाया ना, वो आपने यदि कार हायर परचेस से कार लेके चला जाएगा वेंडर, आप रोक भी नहीं सकते। वैसे ही मशीन है ना, मशीन उठा के लेके चला जाएगा वेंडर, हो आप उसको रोक नहीं सकते, उसके बाद आप मशीन उनसे ले भी नहीं सकते। अब हायर परचेस सिस्टम में जो हर साल जो हम पैसा देते हैं तो एक तरीके से वो रेंट हो जाता है हमारे लिए। फिर यदि आपने कोई भी साल का रेंट नहीं दिया तो सेलर अपना मशीन लेके चला जाएगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं हायर परचेस। पहले आप हर साल पैसा देते रहो और जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दोगे तब आपका वो पूरा खरीदी हो जाएगा, तब आप उसके ओनर बन जाओगे। तो ऐसा परचेस जो रेंटल बेसिस पे चल रहा है, मैं हर महीने पैसा दे रहा हूं, हर साल पैसा दे रहा हूं, फिर भी मैं उसका ओनर नहीं हूं। इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण ये हायर परचेस सिस्टम वर्क करता है, इसमें बायर के पास चॉइस होता है। इसमें इस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ग्राउंड्स से इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेस सिस्टम के सेम हो सकते हैं, लेकिन ये ग्राउंड्स के कारण हायर परचेस मेन है कि परचेसर के पास हमेशा क्या है? ऑप्शन है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मशीन कभी भी वापस कर सकता है, परचेसर कभी भी मशीन वापस कर सकता है और उसको बाद का इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना। जैसे मान लो मैंने कोई मशीन लिया अपनी फैक्ट्री में, मैं उसको 2 साल तक रन किया, मुझे लग रहा है कि नहीं अब मुझे मशीन यूज नहीं करना है, तो मैं हर साल 1,20,000 रुपए उसको भर रहा था, पर मेरे को आगे 4 साल भरना चाहिए था, पर मैंने 2 साल में ही मशीन वापस कर दिया वेंडर को, बोले अब आपकी मशीन नहीं होना मुझे। तो वेंडर मना नहीं कर सकता और वेंडर आगे का 2 इंस्टॉलमेंट मांग भी नहीं सकता। हाँ, पिछला पूरा इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा। सेलर को
ये जो परचेसर है वो सेलर को पिछला इंस्टॉलमेंट देगा, क्योंकि मान लो हम 2 साल बीत गया, हम अभी 2 साल जैसे ही खत्म हुआ ये मशीन वापस कर दिया, मान लो परचेसर ने वेंडर को, सेलर को, वेंडर सेलर एक ही चीज है, तो यहाँ पे सेलर को मशीन वापस लेना पड़ेगा और वो जो पैसा है आगे अब नहीं देगा। लेकिन कार यदि आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, ऐसा रहता है कि इंस्टॉलमेंट हम नहीं भरेंगे अब कार लेके जा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कार लेके थोड़ी जाएंगे, आपको इंस्टॉलमेंट भरना ही पड़ेगा। बाकी वो कार तो मजबूरी में उनको बेचना पड़ता है, वो कार लेके बैंक वाले ने आपको फाइनेंस किया तो कार का बिजनेस थोड़ी ना कि कार वापस ले जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनियां हैं जो मशीन बेच रही है उनका काम ही मशीन बेचने का होता है, आपने मशीन वापस कर भी दिया तो वो वाली मशीन किसी और को दे देंगे। लेकिन बैंक है जिसने आपको लोन दिया है कार खरीदने के लिए, आपने इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाया, आप बोलोगे अब कार लेके जा, 2 साल तक इंस्टॉलमेंट भरा महीने का, उसके बाद बोल रहा अब नहीं भरना, मेरे को नया कार लेना है, ये कार लेके जा, आगे का इंस्टॉलमेंट नहीं भरूंगा। बैंक वाले ऐसे नहीं चलता है, कार लेके नहीं जाते, लेकिन आपके कार के ऊपर उनका राइट रहता है, वो आपकी कार को बेच सकते हैं और उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वहां आपके पास हक नहीं है। यहाँ पे हायर परचेस में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायर के पास हक है कि वो पैसा वापस वो मशीन को वापस कर सकता है, जो कि मस्त बात है ना एक नंबर, कि मेरे को मशीन यूज करना है, जब तक फायदा है मशीन यूज करूंगा, मेरे को लग रहा नहीं अब मेरे से बिजनेस होता नहीं, मैं मशीन क्या करूंगा वापस करूँ, वापस करने के बाद वाला इंस्टॉलमेंट भरने की जरूरत नहीं है, जो गया हो गया, आपका रेंट है एक तरीके से, उसको आपको रेंट मार लेना पड़ेगा कि हर महीने आपने उतना उतना रेंट भरा। इस तरीके से काम होता है। और ये सेलर बोल रहेगा कि ठीक है मेरे को हर महीने रेंट उतना आया, उसके लिए भी एसेट बिका नहीं, वो ठीक है, वो एक बार ये वापिस होने के बाद क्या एंट्रीज होती है, अकाउंटिंग कैसे होती है, वो हम बाद में देखेंगे, स्टडी करेंगे, वो मैं पहले लेक्चर में नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन आपको ये समझना है कि ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम से डिफर कैसे करता है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट खासियत क्या है हायर परचेस सिस्टम की। तो पहली बात, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होता नहीं है, ओनर कौन रहेगा, सेलर ही रहेगा, परचेसर कभी भी ओनर बनेगा नहीं। यदि और दूसरी बात, परचेसर के पास ऑप्शन होता है कि कभी भी वो असेट को ओनर को मतलब सेलर को ट्रांसफर कर सकता है, दोबारा वह रिटर्न कर सकता है, बोले अब मुझे इसको यूज नहीं करना है, बस अब बायर को क्या करना पड़ेगा, जितने दिन तक उसने यूज किया उतने का दिन का बस उसको रेंट देना है, मतलब जो इंस्टॉलमेंट तय रहेगा उतना अमाउंट देना है, दैट्स इट। तो ये जो ऑप्शन है ना बायर को, दिस इज द एसेंस ऑफ द हायर परचेस सिस्टम। यदि ये ऑप्शन नहीं है तो दैट देयर विल बी नो हायर परचेस सिस्टम। सिंपल, अब सिंपल है ना, आप आपके घर में कुछ आपने कार रेंट पे लेना है, आपने किसी आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आप कार रेंट पे लिए हो, आप कार जब तक यूज करोगे तब तक ही उसको रेंट बोलेंगे ना। आपने कार महीना भर बाद दे बोल दिया आप मेरे को यूज नहीं करना, तो रेंट थोड़ी ना भरोगे। लेकिन उसका नॉर्मली एग्रीमेंट ज़्यादा होता नहीं है, यहाँ पे एग्रीमेंट है, आपका एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं होगा, बस हर महीने रेंट देना पड़ेगा। हायर परचेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वहाँ लिखा रहता है इतना इंस्टॉलमेंट भरना है, लेकिन बायर के पास एक ऑप्शन दे देंगे कि आप वो वापस कर सकते हो। आई विल नॉट रिपीट दिस थिंग अगेन, जब स्लाइड्स में थ्योरी में आएगा हम दोबारा एक बार उसको स्टडी कर लेंगे। आई होप द आइडिया ऑफ हायर परचेस सिस्टम इज नाउ क्लियर टू यू। रहेगा इसके बाद अकाउंटिंग में कि जो ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो ये पैसे जा रहे हैं, जो इंटरेस्ट रहेंगे, है ना, तो कौन सा सेलर कैसे अकाउंटिंग करेगा इसका, बायर कैसे अकाउंटिंग करेगा इसका। नॉर्मली अभी विथ रिस्पेक्ट टू द नागपुर यूनिवर्सिटी 3rd सेमेस्टर में आपको ये बता दूं कि आपके इसमें एक रीपोजेशन, जैसे इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाया तो सेलर आएगा और लेके चला जाएगा असेट, तो उसके बाद की अकाउंटिंग आपके सिलेबस में अप्लीकेबल नहीं है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो सिलेबस में नहीं है, तो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उस हिसाब से नहीं करेंगे। मतलब आपने यदि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आगे रिपोजेशन वगैरह की भी अकाउंटिंग कवर करूंगा, बट आपके सिलेबस में अप्लीकेबल नहीं, तो आपको नहीं देखोगे तो भी चलेगा। फॉर द नॉलेज सेक यू मे वॉच दैट, बट फ्रॉम द अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, द अकाउंटिंग ऑफ द रिपोजेशन इज नॉट अप्लीकेबल इन टू योर सिलेबस। ओके, सो आप उसको यदि आप एग्जाम से बहुत पहले पढ़ रहे हो तो आप उसको इग्नोर ही करें, क्योंकि उसके चक्कर में आपका दिमाग उसमें ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा एंड यू विल फील मोर ऑफ द टेंशन थिंग, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट फ्रॉम द ओवरऑल नॉलेज पर्सपेक्टिव एंड द होल अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव आप उसको स्टडी कर सकते हो। और इवन यदि कुछ और हायर लेवल पे यदि एग्जाम में आप वो सब यूज हो रहा है तो यू शुड मस्ट स्टडी दैट ऑल्सो। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम थोड़ा सा इसमें
एक एक स्लाइड थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं जिसमें हम थ्योरी जो पढ़े अभी और थोड़ा मोर उसको क्लियर कुछ शब्दों में लिखे नहीं लिखे ताकि आप पेपर में भी उसको लिख सको। तो वी विल गो थ्रू दैट ऑल्सो। इन केस आपको इस एक्सप्लेनेशन में कुछ डाउट आता है या फिर कुछ नहीं समझ में आया है तो यू कैन श्योरली आस्क मी। आप एक तो हमारी ये कॉमेट लर्निंग नागपुर करके एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर ले। कॉमेट लर्निंग नागपुर पूरा लिखा है उसमें। उसमें आप डाउट पूछ सकते हो, उसमें एक चैट बॉक्स है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दैट। यू कैन मैसेज, आपको एडमिन को मैसेज आता है कि उसमें डाउट, आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। एवरी फंक्शनलिटी इज अवेलेबल इनटू दैट। एंड या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी वो नहीं यूज करना जम रहा है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज ऑन आवर नंबर। तो आप चैनल डिस्क्रिप्शन में आप नंबर वगैरह देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप ऐप के थ्रू ही क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि उसमें मोर ऑफ जैसे हमें भी कुछ सॉल्यूशन शेयर करना है तो वहाँ हम इमेज में रिप्लाई कर पाते हैं। तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट एंड इट विल हैव अ ट्रैक, ओके, कि क्या डाउट आया था, उसका क्या रिस्पॉन्स किया गया, एवरीथिंग। ओके, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो एक थोड़ा ब्रीफ में इसको स्टडी कर लेते हैं। मीनिंग आप देखोगे यदि तो पढ़ लेते थोड़ा स्पीड में, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। When a person wants to acquire an asset but is not sure how to make payment within a stipulated period, आपको मालूम ही नहीं ना पेमेंट कैसे कर पाओगे एक टाइम पे, और आपको खरीदना तो है वैसे, तो आप इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहोगे। यदि वेंडर देना चाहता है तो वेंडर बोल रहा है नहीं मैं हम इंस्टॉलमेंट पे बेचते ही नहीं है, तो आप नहीं खरीद सकते ना। फिर आप बैंक के पास जाते हो, मेरे को आज पैसा चाहिए 10 लाख रुपए, आप बैंक को इंस्टॉलमेंट दोगे, पर बैंक भी आपको लोन नहीं देना चाह रही है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो बैंक डिसएग्री करती है पर वेंडर एग्री करती है कि वेंडर हाँ मैं आपको दूंगा, बोले बैंक नहीं दे रहे बैंक को छोड़ो, मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे ये सामान देने के लिए आप इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट मुझे देना, बैंक को देने की जरूरत भी नहीं है। इन दैट केस आपको वो इनेबल करता है, आपको आप उससे ले सकते हो, इस सिस्टम में जाके आप एसेट खरीद सकते हो, बट टू यूज द एसेट while paying for it in installment over an agreed period of time। एग्रीड पीरियड कितना भी हो सकता है, हम 2 साल के लिए 5 साल के लिए कितने भी साल के लिए वो एसेट हम खरीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। तो इस तरीके की ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, हायर परचेस ट्रांजेक्शन। इसमें हमेशा बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बायर को इसमें ऑप्शन होता है कि वो कभी भी वापस कर सकता है गुड्स को। नाउ इसको कंटिन्यू करें तो फॉर द सेलर, सेलर के लिए क्या फायदा है, एग्रीड इंस्टॉलमेंट इंक्लूड हिज इंटरेस्ट ऑन द एसेट। इंटरेस्ट ऑन द एसेट्स मतलब जो एसेट्स दिया हमने, गिवन ऑन अ क्रेडिट टू द परचेसर, तो जो एसेट्स हमने बेचा है परचेसर को क्रेडिट पे, तो वो हम इंस्टॉलमेंट में जब पैसा आता है तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। किसको, सेलर को। और इसलिए जो टोटल, जब हम टोटल अमाउंट देखते हैं, जब डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जब हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो देखे हमने कि वो क्या रहता है, टोटल अमाउंट हमेशा किससे ज्यादा रह रहा है, हायर देन द कैश प्राइस। कैश डाउन प्राइस मतलब आज मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे वो चीज़ 5 लाख में अवेलेबल था, पर मुझे 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना पड़ा और इंस्टॉलमेंट मेरा हो गया 4,80,000, तो टोटल मुझे कितना देना पड़ रहा है, 5,80,000। तो ये 80,000 जो एक्स्ट्रा है वो मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, और ये सेलर के लिए फायदा है, बायर के लिए वो एक्सपेंस है, सेलर के लिए इनकम है। और ये एक्स्ट्रा देना, ये टोटल मिला के 5,80,000 जो अमाउंट है उसको हम क्या बोल रहे थे, हायर परचेस प्राइस, और 5 लाख को क्या बोल रहे थे, कैश प्राइस। यहाँ पे कैश डाउन प्राइस लिखा है, दैट इज कैश प्राइस। फॉर द सेलर्स व्यू he derives the benefit by way of increase in sales। उसका सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ा ही होगा ना भाई, खरीद रहा है वो गुड्स, सॉरी सेलर बेच रहा है बट इंस्टॉलमेंट में नहीं देता तो खरीदता ही नहीं था सामने वाला, तो ऐसे उसके पास बहुत सारे ग्राहक आएंगे ना, हाँ मैं मुझे भी दो इंस्टॉलमेंट में, मुझे भी दो। आपको तो चेक करता है थोड़ा बैकग्राउंड, भैया बिजनेस कर सकता है क्या, पैसे वाला है क्या, वो भी सब अपना चेक करता है। पर बैंक जैसा एकदम नहीं ले, वो थोड़ा रिस्क ज्यादा लेता है, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा रहता है उसमें। एंड ऑल्सो ही रिकवर्स हिज ओन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट। क्योंकि वो तो भैया जब मशीन बनाया, यदि वो 5 लाख का मशीन बेच रहा है तो यदि उसको 3 लाख 4 लाख रुपए बनाने में लगे होंगे तो वो तो पैसा गया ना उसके पास, तो वो लोन पे उसने यदि पैसा लिया होगा ब्याज पे तो उसके ऊपर ब्याज भर रहा है,
तो जब आपको इंस्टॉलमेंट में बेचेगा तो परचेसर से भी वो इंटरेस्ट लेगा, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। तो ये सिस्टम है, जो सेलर को फायदा है, उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मशीन बिक भी रहा है, तो सेल्स भी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट भी आता है, विच इज गुड थिंग। कस्टमर के लिए क्या फायदा है, तो एंटायर अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, हम पूरा अमाउंट को इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट कुछ डाउन पेमेंट करते, बचा हुआ इंस्टॉलमेंट में करते हैं। और ये चीज़ मैंने बताया कि एसेट हमेशा किसका प्रॉपर्टी रहता है, सेलर का। एसेट किसका प्रॉपर्टी रहेगा, सेलर का, बायर का प्रॉपर्टी होता नहीं है वो। बायर स्क्वायर ऑफ इट एंटायर लाइबिलिटी, जब पूरा लाइबिलिटी जो है, जैसे 4 इंस्टॉलमेंट है, चारों इंस्टॉलमेंट जब बायर सेलर को पे कर देगा तो ओनर कौन बन जाएगा, बायर। लेकिन कोई भी एक इंस्टॉलमेंट यदि बायर नहीं देता है तो सेलर हैज राइट टू रीपर्चेज द असेट्स अगेन, और सेलर वापस लेके जा सकता है, बायर को आगे का इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है। By virtue of this, the purchaser has the right to immediate use of the asset, तो immediately आप यूज करना चालू कर दो, है ना, without making immediate payment for the asset. By this he gets both credit and product. तो आपको एक तो उधार का समय मिल गया, तीन तो मतलब 3 साल 2 साल का समय मिल जाता है, और आपको प्रोडक्ट भी मिल गया जो आप इस्तेमाल करना चालू करो, बिजनेस उससे अच्छा चलेगा। तो ये हो गया बायर के लिए फायदा। फीचर्स, जैसा बताया, फीचर्स देखो, ये डायरेक्टली ऐसा आ सकता है, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ हायर परचेज ट्रांजेक्शन, हायर परचेज सिस्टम, इस तरीके से फीचर्स पूछा जा सकता है। तो फीचर्स में क्या क्या लिखेंगे, तो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट वाइज है, काफ़ी हेल्पफुल है, तो सॉरी, पोजेसन। पोजेसन आप चेक करोगे यहाँ पे, पोजेसन मतलब द हायर वेंडर ट्रांसफर्स ओनली पोजेसन ऑफ द गुड्स। वेंडर मतलब सेलर, सेलर क्या कर रहा है, सिर्फ पोजेसन ट्रांसफर करता है। पोजेसन मतलब ये गुड्स मेरा, ये आप रख लो, सिर्फ रखने के लिए दिया, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दिया, इसका मालिक नहीं बने हो तुम, जब मेरा मन होगा मैं वो वापिस ले लूंगा आपसे, है ना। तो ये सिर्फ पोजेसन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं। ओनरशिप ट्रांसफर हुआ तो जब मैं जाके आपसे ले नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उसका ओनर हूँ, ठीक है, तो वो है। तो यहाँ सिर्फ पोजेसन ट्रांसफर होता है, या ओनरशिप ट्रांसफर होता नहीं है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब साइन वाइन हो जाता है, एग्रीमेंट, उस पर सब चीज लिखी जाती है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट क्या होता है, द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द हायर वेंडर ऑन द कंडीशन दैट हायर परचेसर शुड पे द अमाउंट पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट, इन पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे किया गया है, इस बात को एग्री करता है हायर परचेसर कि मैं वेंडर को इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाऊंगा। तो ठीक है, भी डाउन पेमेंट, परचेसर जब आप खरीदने जाते हो तो इमीडिएटली कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डाउन पेमेंट बोलेंगे। तो वही द हायर परचेसर जनरली मेक्स अ डाउन पेमेंट दैट इज अमाउंट ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, कुछ पैसा तो एडवांस में देना ही पड़ता है, तो उसको बोलेंगे डाउन पेमेंट, ये हर जगह ही रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसमें हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के क्या क्या पार्ट होते हैं, तो मैंने बताया, एक रहता है कैश प्राइस और उसके अंदर एक रहेगा इंस्टॉलमेंट। जैसे कि हमने देखी कि 1,20,000 का जो इंस्टॉलमेंट था उसमें 20,000 था 1 लाख कैश प्राइस है, 20,000 इंस्टॉलमेंट है। बट ये सिंपल इतना नहीं रहता है, मैं एक ब्रॉड टर्म में बता रहा हूँ, जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वर्किंग हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट आप फॉर ऑन द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आप बोलिए इंस्टॉलमेंट में क्या रहेगा, 2 एलिमेंट रहेंगे, एक रहेगा फाइनेंस चार्जेस जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, और एक रहेगा कैपिटल पेमेंट जिसको हम बोलते हैं कैश प्राइस का पार्ट, ठीक है। ओनरशिप, ओनर कौन रहेगा, हायर परचेसर तब तक ओनर नहीं बनेगा जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता नहीं है, ठीक है, और सेलर ही ओनर रहेगा। और एक बार हायर परचेस ने पूरे पेमेंट कर दिया तो सेलर ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं रहती है, वो सब हो ही जाता है, पूरा पेमेंट हो गया, एग्रीमेंट आपका फुलफिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आपने फुलफिल किया, उसके बाद आपको वो एसेट राइट। रीपोजेशन क्या मतलब है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट, पेमेंट मतलब डिफॉल्ट मतलब होता है जैसे ही परचेसर ने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाया, पैसे नहीं होंगे, जानबूझ के नहीं चुकाया, जो भी कारण हो, तो वो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, हायर वेंडर के पास राइट है कि वो गुड्स को दोबारा उससे अपने पास लेके आ सके। तो या तो बोलेगा, उसको वार्निंग देगा कि भाई तो पैसे दे दे, पर फिर भी यदि परचेसर ने उसको पैसे नहीं दिया तो हायर वेंडर जाएगा, मशीन उठा के ला लेगा, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम का, है ना। तो हायर परचेज सिस्टम इंस्टॉलमेंट में जो
मेजर डिफरेंस था, मैंने ऑलरेडी जो अभी हमने जो इंट्रोडक्शन देखा उसमें देखा। थ्योरेटिकल पोर्शन हम आज ही इसमें कवर करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाने हैं, ताकि मेरा प्लान है कि वो फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाए, क्योंकि थ्योरी एज सच पेपर में बहुत कम आता है, पर थ्योरी हेल्प करता है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझने के लिए। एक एक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा रट्टा टाइप है, बट रटना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में ये वर्क कैसे करता है। तो जो डिफरेंस है हायर परचेस इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, तो एक्ट दुनिया इंडिया में या फिर कहीं पे भी देखोगे तो कोई भी चीज़ ऐसे रन नहीं होती, उसको एक कानून रहता है, जिसमें डिस्प्यूट हो, कहीं झगड़ा हो, तो उसके लिए कानून बनाई जाती है, और वो कानून के तहत ही अपने को सारे काम करना होता है। तो इट इज़ गवर्न बाय द हायर परचेस एक्ट 1972, है ना। और इसको गवर्न करने के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये सिंपल एक्ट आपको लर्न करना है, क्योंकि इसके एक्ट को मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आप किताब इसके पढ़ सकते हो, आप फिर ऑनलाइन मटेरियल भी पढ़ सकते हो। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग, इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में सेल का एग्रीमेंट होता है, तुरंत सेल हो जाएगा, पैसा आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। यहाँ एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग है, आप हायर कर रहे हो, परचेसर हायर करता है सेलर से, उसका ईयरली, मंथली, 6 मंथली जो भी एक इंस्टॉलमेंट पे करना होता है, तो इसको एग्रीमेंट ऑफ हायर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर होता नहीं है, यहाँ पे ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ सेल। फिर यहाँ पे ओनरशिप कब पास होता है? यहाँ पे जब लास्ट पेमेंट होता है। हायर परचेस सिस्टम में जब परचेसर जब लास्ट पेमेंट कर देगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे कर देगा, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगा। यहाँ पे इमीडिएटली जैसे ही डाउन पेमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप तभी ट्रांसफर हो जाता है। द टाइटल टू गुड्स पासेस इमीडिएटली इन केस ऑफ द यूजुअल सेल। राइट टू रिटर्न गुड्स, हायरर के पास ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हायरर मतलब परचेसर, हायरर के पास राइट है कि वो कभी भी गुड्स को रिटर्न कर सकता है, तो और उसको बाद वाले पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले जब रिटर्न कर रहा है उस दिन से पहले वाले जो यदि कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो वो उसको पे करना पड़ेगा, राइट। अनलेस सेलर डिफॉल्ट गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल। सेलर डिफॉल्ट करता है, गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल, लिखने में कोई गलत हुआ है? यहाँ पे गुड्स रिटर्नेबल नहीं है, यदि बायर डिफॉल्ट करता है, बायर, सेलर डिफॉल्ट थोड़ी करेगा। सेलर का रोल नहीं होता इंस्टॉलमेंट सिस्टम में यहाँ पे, तो गुड्स रिटर्नेबल तो नहीं है। डिफॉल्ट यदि बायर करता है तो गुड्स लेके नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन उसको उसके ऊपर नॉर्मली हाइपोथिकेशन बोला जाता है, रहता है। और हाइपोथिकेशन मतलब गुड्स के ऊपर आपका कब्जा किया जाएगा, ताकि आप गुड्स उसको, मतलब कई बार रहता है ना, डिफॉल्ट हो गया, आप गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दिए, बेच दिए, आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है लेकिन अब इंस्टॉलमेंट नहीं चुका रहे हो, तो आपने वो कार को फ्रॉड में बेच दिया किसी को, तो ऐसा, तो इसलिए हाइपोथिकेशन रहता है, मतलब वो कभी भी गुड्स आपकी जब्त किया जा सकता है यदि आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो प्रॉपर्टी बेच के फिर वो कॉस्ट रिकवर किया जाता है। सेलर डिफॉल्ट नहीं करेगा, सेलर क्यों डिफॉल्ट करेगा, उसने तो बेच दिया ना, सेलर डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल, गुड्स यहाँ पे वापस नहीं किया जाता है। यहाँ पे गुड्स वापस कर सकता है कौन? बायर, बायर कर सकता है। सेलर डिफॉल्ट, अच्छा हाँ, दूसरे तरीके से ऐसा सोच सकते हो कि सेलर डिफॉल्ट मतलब जैसे आपको गुड्स जब सप्लाई किया गया, जैसे सेलर ने इंस्टॉलमेंट सिस्टम में यदि बायर को गुड्स को सप्लाई किया है, तो अब जैसे कार खरीदा, मैंने कार खरीदा पर मैंने फाइनेंस कराया बैंक से, मैंने सेलर को तो पैसा दे दिया पूरा 10 लाख बैंक से लेके, और बैंक को मैं इंस्टॉलमेंट में पे किए जा रहा हूँ, है ना। अब लेकिन मैंने जो कार खरीदा वो कुछ अलग टर्म्स पे, अलग फीचर से खरीदा, बाद में पता चल रहा वो फीचर सही नहीं, मुझे झूठा प्रॉमिस किया गया कार की कंपनी से, तो यहाँ किसका डिफॉल्ट हो गया? सेलर का डिफॉल्ट हो गया। तो इसको यदि दूसरे पर्सपेक्टिव से पढ़ूंगा, बायर के पर्सपेक्टिव से, राइट टू रिटर्न गुड्स, तो बायर के पास हक है क्या ये वापस करने का गुड्स? तो ऐसे नॉर्मल कोर्स में तो नहीं वापस कर सकता, पर सेलर ने गलती किया, सेलर ने गलत एडवर्टाइजमेंट करके उसको गुड्स बेचा, गलत प्रोडक्ट बेच दिया, तो ऑफकोर्स बायर गुड्स रिटर्न कर सकता है। पर यदि सेलर की गलती नहीं है
तब बायर रिटर्न गुड्स नहीं कर सकता यहाँ पे। क्लियर है? तो थोड़ा क्लैरिटी आ गई। ओके, नाउ सेलर राइट टू रिपर्चेस, यहाँ पे सेलर क्या गुड्स को दोबारा रिपर्चेस कर सकता है? यस, यदि हायर परचेसर ने हायरर यदि डिफॉल्ट करता है, यदि वो कई बार इसमें रहता है कि आप हायर परचेस सिस्टम में वेंडर बोलता है परचेसर को कि आप गुड्स का अटमोस्ट केयर करेंगे, मतलब हर तरीके से गुड्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। गुड्स को जो एक जेन्युइन इंसान, एक रीजनेबल इंसान, जो समझदार इंसान कोई भी मशीन को कैसा मेंटेन करके रखता है, वैसा यदि मेंटेन करके रखा, ये सब टर्म्स कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो सेलर गुड्स को रिपर्चेस क्यों करेगा? पर यदि हायरर ने ऐसा कोई टर्म्स नहीं किया, एक तो पेमेंट नहीं दिया तो रिपर्चेस कर ही सकता है, लेकिन सेलर को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये असेट को बराबर मेंटेन नहीं कर रहा है, एक रीजनेबल, एक समझदार इंसान जैसा करेगा, वो बहुत ही बेकार तरीके से असेट को यूज किया जा रहा है, क्योंकि सेलर को ऐसा डाउट रहता है असेट को बेकार यूज करेगा, 2 साल बाद वो वापस कर देगा, फिर मैं क्या करूंगा उस असेट का? तो उस केस में यदि सेलर जो टर्म्स कंडीशन लिखे जाएंगे, हायरर ने यदि डिफॉल्ट किया तो सेलर क्या करेगा? गुड्स वापस ले लेगा। यहाँ सेलर वापस नहीं ले सकता है। सेलर कैन सू फॉर द प्राइस इफ द बायर इज इन डिफॉल्ट, कैन नॉट टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स। सेलर यहाँ पे गुड्स नहीं ले सकता, उसके ऊपर केस फाइल करो पैसे वापस लेने के लिए, आप केस फाइल कर सकते हैं लेकिन गुड्स वापस नहीं ले सकते। फिर उसके बाद एक राइट टू डिस्पोजल है। राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब हम वो एसेट को किसी और को दे सकते क्या? तो देखो, हायरर कैन नॉट हायर आउट, सेल, प्लेज और असाइन एंटाइटलिंग ट्रांसफरी टू रिटेन द पोजीशन एज अगेंस्ट द हायर वेंडर। ये थोड़ा बहुत ही टेक्निकल लिखा है पर मैं बताता हूँ। हायरर कैन नॉट, हायरर नहीं कर सकता, मतलब परचेसर नहीं कर सकता क्या? हायर आउट नहीं कर सकता। यहाँ एक कॉमा आएगा, जस्ट मिनट रह गया है, सॉरी, यहाँ पे कॉमा है। ये हम हायरर नहीं कर सकता क्या? हायर आउट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, प्लेज नहीं कर सकता। प्लेज ये सब टेक्निकल वर्ड है। प्लेज मतलब क्या होता है आपके पास से गुड्स एक्चुअली हाइपोथिकेट, मतलब गुड्स आपके पास से जाता नहीं है। प्लेज नॉर्मली मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं होता है। प्लेज मतलब आपके गुड्स वहाँ रख के आ जाते हो, गिरवी रख के आ जाते हो, आपके पास ही रहेगा। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, मतलब हम कोई मशीन लिए, मशीन किसी और के यहाँ छोड़ दिए और उससे कुछ पैसे ले लिए कि जब मैं पैसे दूंगा तब आप मशीन देना, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो मशीन उधार में ली है, उसी मशीन को किसी और को दे दिए और उससे भी पैसे ले लिए, वैसा नहीं कर सकता। और उधार में लिया है मशीन तो मशीन बेच ही नहीं सकते, है ना? खरीदी किया है उधार में, इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है देना, उसी मशीन को कैसे बेचेंगे? तो ये राइट नहीं रहता परचेसर। और असाइन एंटाइटलिंग ट्रांसफरी मतलब जो भी ट्रांसफरी है, जिसको भी बेचा जा रहा है उसको हम ये पोजेसन नहीं दे सकते। जैसे हायर परचेस, मैंने खरीदा मशीन अपने फैक्ट्री के लिए, मैंने वो मशीन किसी और को दे दिया यूज करने के लिए, वैसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वेंडर ने आपको देख के मशीन दिया है, वेंडर ने आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया। मान लो ए सेलर है, ए ने बी को दिया गुड्स और बी ने सी को दे दिया, वैसा नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ए बी के हर चीज देखने के बाद बी को दिया था, बी सी को नहीं दे सकता, अलाउड नहीं है। ए ने बी को दिया, बी ने और सी को दे दिया और बोला जा, और सी से कुछ पैसे ले लिया, बोला मैं तेरे को पैसे वापस करूंगा, तो ये भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। इन शॉर्ट पूरा हर चीज बी को करना है, बी किसी और को वो गुड्स दे ही नहीं सकता, ना सेल कर सकता, ना गिरवी रख सकता, है ना? गिरवी प्लेज करना मतलब टू रिटेन द पोजीशन एज अगेंस्ट द हायर वेंडर। हायर वेंडर ये सब चीजें कर सकता, लेकिन परचेसर नहीं कर सकता। The buyer may dispose of the goods and give goods title to the bona fide purchaser. बायर उस गुड्स को किसी और को दे सकता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, लेकिन इतना आसान नहीं है ये भी। जब बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो नॉर्मली उसके ऊपर हाइपोथिकेशन रहता है, भले ही बायर किसी और को बेच सकता है गुड्स, पर स्टिल सामने वाले बंदे को भी ये पता रहेगा कि ये बैंक को हाइपोथिकेटेड है। यदि उसने, जैसे मान लो ए ने बी को बेचा गुड्स और बी ने सी को बेचा, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे हो रहा है ये। अब ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम है तो यहाँ पे राइट है, बी ओनर कौन है कार का? बी है, तो बी सी को बेच सकता है गुड्स, है ना? लेकिन बी को पूरा इंस्टॉलमेंट चुकाते रहना पड़ेगा, बी ने पूरा इंस्टॉलमेंट चुकाते, भले उसके पास कार हो या ना हो, पूरा इंस्टॉलमेंट क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। या फिर इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाया तो क्या होता है? पूरा लोन खत्म करना पड़ता है, एक साथ पूरा पैसा
भरना पड़ता है बेचने पे। और यदि ऐसा नहीं भी किया तो सी को ये सब चीज ये दोनों ने अपने मिली भगत से कर लिया, ए को बताया ही नहीं, ऐसा किया और इंस्टॉलमेंट बी भर रहा था। मान लो बी ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, बी ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, एक इसके पास जाता है बी के पास कि तुम इंस्टॉलमेंट नहीं भरे, तुम्हारी कार हम बेच देंगे, फिर पैसा रिकवर करेंगे। तो बी बोलेगा मेरे पास कार ही नहीं हो तो मैंने सी को बेच दिया। तो ये ए क्या कर सकता है, सी का भी कार बेच देगा फिर, क्योंकि वो हाइपोथिकेशन था। सी ने भी ध्यान देना चाहिए था ये सब चीज़ करने से पहले कि भैया इसके ऊपर कोई लोन है क्या, लोन यदि है, नॉर्मली यदि कार वगैरह लोन पे लो ना तो उसका जो आरसी बुक होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है पीछे में हाइपोथिकेटेड टू सो एंड सो बैंक। तो आप आरसी पढ़ो ना, उस पर लिखा है जबकि भैया इसको हाइपोथिकेट किया गया है, मतलब गिरवी रखा गया है किसी बैंक को, तो आप उसको क्यों खरीद लिए। तो उसको पहले उसको क्लियर कराना चाहिए, आरसी से वो नाम हटाना पड़ता है। वैसा आरसी से हटाने जाएंगे तो बैंक का सर्टिफिकेट लगता है कि हाँ इसका पूरा पैसा चुका दिया गया है। अब जब बैंक से सर्टिफिकेट लेने आते तो बैंक सर्टिफिकेट ही नहीं देती थी, तो बैंक सर्टिफिकेट देती नहीं थी तो आरसी चेंज होता नहीं था। आरसी जब तक चेंज नहीं हुआ तो आपने खरीदे क्यों। इतनी सारी चीजें है, कॉम्प्लिकेशन सब उसमें रहना पड़ता है। तो बायर डिस्पोज कर सकता है टू द बोनाफाइड परचेसर, उसको कोई सेलर रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड ये जो बायर है उसको यदि इंस्टॉलमेंट पे लिया है तो इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम भरते रहना पड़ेगा, सेलर रोकेगा नहीं उसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ लॉस, यदि लॉस हो गया हो, गुड्स को कुछ हो गया, गुड्स काम करना बंद कर दिया, कोई मशीन लिया तो मशीन खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया हमने, तो कौन बियर करेगा वो लॉस, हायरर बियर करेगा कि बायर। तो हायर परचेस में हायरर लॉस बियर करेगा। कोई मशीन बहुत बड़ी मशीन लिया था, उसका ब्रेक डाउन हो गया पूरा, वो बंद ही हो गया, चलना ही बंद हो गया, तो इसको पूरा लॉस जो होगा इसको रिपेयर करने में जो भी चीज़ें लगेगी ये चीज़ें कौन करेगा, हायरर का लॉस रहेगा। लेकिन मशीन का इंश्योरेंस भी किसने, यदि मशीन का इंश्योरेंस नहीं करवाया है और मशीन में आग लग गई जल गया तो किसका लॉस होगा, परचेसर का नहीं होगा, सेलर का लॉस होगा वो हायर परचेस सिस्टम में। वही आपने यदि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में खरीदे हो, आग लग गया, आपकी कार जल गई पूरी, इंस्टॉलमेंट तो आपको चुकाते ही रहना पड़ेगा। हायर परचेस में ऐसा नहीं है, सेलर का लॉस है। हाँ पर इसमें बायर ने जानबूझ के आग लगा दिया तो बायर को पकड़ेंगे। उसने लिखा है यहाँ पे कि रीजनेबल प्रिकॉशन लेना है, बायर को रीजनेबल प्रिकॉशन लेना है। ऐसा बायर कुछ भी कैसी किसी भी तरीके से हैंडल नहीं कर सकता मशीन को। पता चला बायर ने मशीन को गलत तरीके से हैंडल किया इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए उसके अंदर ब्रेकडाउन हुआ, तो बायर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। सर ये पता कैसे चलेगा, वो तो डिपेंड करेगा ना यार, अब मैं इंजीनियर थोड़ी ना हूँ कि मैं बताऊंगा, मैं सीए हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। वो तो ठीक है, वो प्रैक्टिकल दुनिया में पता चलेगा, होगा उनका इंजीनियर आएगा, टेस्ट करेगा, देखेगा किसकी गलती है, कैमरा वगैरह रहता है, चेक करेंगे पता हो। और यदि पता चला कि बायर की गलती के कारण वो असेट को नुकसान हुआ है तो बायर भरेगा, पर यदि बायर की कोई गलती नहीं है तो फिर वो नुकसान किसका रहेगा, हायर वेंडर का नुकसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ तो एक वो मशीन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में मशीन आपने लिया था, मशीन को कुछ हो गया, बिगड़ गया, हो गया, आपका नुकसान है। अब वो ना बैंक वाला कुछ नहीं करने वाला, बैंक को तो आपको पूरा इंस्टॉलमेंट भरते ही चले जाना है। भले आपकी सपोज हमने बिल्डिंग के लिए लेते ना, जैसे घर बनाने के लिए लोन लिया, 2 फ्लोर का घर बनाया, घर गिर गया, 10 लाख रुपए लग गए थे बनाने में मान लो, वो घर ही गिर गया तो क्या बैंक वाला इंस्टॉलमेंट नहीं लेगा आपसे, तो बोले नुकसान हो गया। हाँ थोड़ा रिलैक्सेशन वगैरह दे सकता है एप्लीकेशन वगैरह करोगे तो, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो भरना ही पड़ेगा, ऐसा है। तो इंस्टॉलमेंट में कोई माफी नहीं रहती वहाँ पे, यहाँ का को इंस्टॉलमेंट भरेंगे तो हो गया, नुकसान हो गया, आपने सब रीजनेबल प्रिकॉशन लिए थे ना, आपने कुछ गलती नहीं किया ना जानबूझ के, तो बस वो नुकसान हायर वेंडर झेलेगा। तो बोले इससे तो कुछ भी हो जाएगा, मान लो मशीन जल गया, तो ऐसा नहीं रहता, हायर वेंडर इंश्योरेंस करवा के रखता है उसका कि ये प्रोडक्ट का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी वाले देते पैसे, नहीं कराएंगे तो होगा नुकसान, उसका कुछ नहीं कर सकते। फिर इसमें पार्टी कौन सा इन्वॉल्व है, बोले बहुत सर बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन, इतने बड़े बड़े लिखे हैं ना फॉन्ट पे, इसलिए वो बहुत बड़ा है। जब तुम मोबाइल में उसको जब स्लाइड पढ़ोगे तो फटाफट खत्म होगा ना, 8-10 पॉइंट तो रहेंगे ना डिफरेंस बिटवीन, 8 मार्क के लिए आता है। द नेम ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व, तो इसमें हायर परचेस सिस्टम में हायरर और हायर वेंडर, हायरर मतलब जो परचेस कर रहा है उसको हायरर बोलेंगे, और जो सेल कर रहा है उसको हायर वेंडर बोलेंगे। यहाँ बायर और सेलर ही रहते हैं, यहाँ कोई दूसरा नहीं रहता है। कंपोनेंट अदर देन कैश प्राइस,
तो इसमें जो कंपोनेंट अदर देन कैश प्राइस रहता है उसको हायर चार्जेस बोलते हैं। मतलब जैसे 5 लाख की चीज़ को हमको 580 चुकाना पड़ा, तो जो एक्स्ट्रा 80,000 है उसको क्या बोलेंगे, हायर चार्जेस बोलेंगे। यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन है जो पेपर में, आप इसको पढ़ो, इसके बाद भी इसमें कुछ डाउट रहा तो मेरे से पूछ लेना कि मैसेज करके सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा, बता दो। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन है, नॉर्मली 8 मार्क्स के लिए आते हैं पेपर में, और इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ये पढ़ने के बाद लगभग इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड हायर परचेस सिस्टम का हर चीज़ क्लैरिटी आ जाती है। काफ़ी इजी है, और तुम आराम से कर, जैसे पार्टी का नाम क्या है वो, तो अदर देन जो कैश प्राइस है उसका कंपोनेंट क्या, तो इंटरेस्ट, इधर हायर चार्जेस। रिस्क किसका है, तो यहाँ पे हायरर का है, यहाँ पे बायर का है, सॉरी यहाँ पे वेंडर का है, वहाँ पे बायर को रिस्क रहता है। राइट टू डिस्पोजल, यहाँ हायरर डिस्पोज नहीं कर सकता, यहाँ बायर कुछ भी कर सकता है, ओनर ये वो डिस्पोज कर सकता है। सेलर यहाँ पे गुड्स वापस ले सकता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में गुड्स वापस नहीं ले सकता है। राइट टू रिटर्न, बायर यहाँ पे रिटर्न कभी भी गुड्स कर सकता है हायर परचेज सिस्टम में। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में यदि सेलर ने गलत प्रोडक्ट दिया है तो ही वापस कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट वापस नहीं कर सकते। पासिंग ऑफ टाइटल, यहाँ जैसे ही हायर परचेज सिस्टम में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा तो टाइटल पास हो जाएगा, मतलब गुड्स किसका हो जाएगा, परचेसर का। यहाँ जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, डाउन पेमेंट हुआ, उसी दिन मालिक कौन बन जाता है, परचेसर बन जाता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको हायरिंग बोलते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑफ सेल बोलते हैं। और एक्ट है हायर परचेस एक्ट 1972 और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये वाली डिफरेंसेस है, एक बार गो थ्रू करेंगे, लर्न करेंगे, डाउट रहेगा तो पूछेंगे, और इसको यस लर्न करना पड़ेगा इसको। एग्रीमेंट में कौन से टर्म्स होता, सर बहुत हो गया, ब्रेक दे दो। जब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती रहती है ना, उसमें ब्रेक का कंसेप्ट नहीं होता है, आप इसको पॉज करके दोबारा देख सकते हो, तो उसमें ब्रेक की जरूरत नहीं है ना। और एक साथ इतना सारा कंटेंट देखने की भी जरूरत नहीं है, तो आप इसको ब्रेक करके के थोड़ी देर में देख लो। टॉपिक तो दिख ही रहा है ना, नया टॉपिक चालू हो रहा है तो पॉज करो। और रिलेटेड है इसलिए साथ में लेना पड़ेगा, है ना। और अकाउंट है ना, ये थेरी थोड़ी ना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अलग टाइप के स्टडी है। अकाउंट्स में थेरी उतना ही रहता है जितना प्रैक्टिकल को हेल्प करता है। अकाउंट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसमें मोस्टली प्रैक्टिकल बातें हैं ना। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें। हायर वेंडर इज अ पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स अलोंग विद इट्स पोजेसन टू द हायर परचेसर अंडर एन हायर परचेस एग्रीमेंट। हायर वेंडर कौन है, वो इंसान है जो गुड्स देता है, और परचेसर कौन है, जो गुड्स लेता है। हायर परचेस इज अ पर्सन हु ऑब्टेन द गुड्स एंड द राइट टू यूज द सेम फ्रॉम द हायर वेंडर अंडर अ हायर परचेस एग्रीमेंट। तो जो गुड्स लेता है वो हायर परचेसर है, जो गुड्स दे रहा है उसको हायर वेंडर बोलेंगे। किसमें, हायर परचेस एग्रीमेंट में, ठीक है। पोजेसन लेता है, हायर वेंडर राइट टू यूज देता है, और हायर परचेसर राइट टू यूज लेता है। राइट टू यूज मतलब यूज हम कर सकने का हक, यूज करने का हक, ठीक है। ओनर नहीं बनता है हायर परचेसर, सिर्फ यूज करने का हक उसको मिलता है। कैश प्राइस इज द अमाउंट टू बी पेड बाय बायर ऑन आउटवर्ड परचेस इन कैश। यदि बायर उसी असेट को कंप्लीटली आज ही खरीदता है तो जितना पैसा देना पड़ेगा उसको बोलेंगे कैश प्राइस। कितना पैसा देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए। यदि 5 लाख का असेट है, जैसे मार्केट में आज ही मुझे असेट खरीदना है, पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा यदि इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉलो नहीं होता है तो। डाउन पेमेंट क्या होता है कि जब भी ये इंस्टॉलमेंट बेसिस चलेगा तो उसमें डाउन पेमेंट इज द इनिशियल पेमेंट। नॉर्मली कभी भी डाउन पेमेंट तो देना ही होगा ना, बगैर डाउन पेमेंट का आप खरीद ही नहीं सकते हो। बोलता है नहीं, कुछ पैसा तो एडवांस में देना पड़ेगा ना भाई, बोले आपको। तो डाउन पेमेंट इज द इनिशियल पेमेंट मेड टू द हायर वेंडर बाय द हायर परचेसर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एन हायर परचेस एग्रीमेंट। तो हायर परचेस एग्रीमेंट जब होता है उस टाइम पे हायर परचेसर द्वारा वेंडर को कुछ पैसा दिया जाता है, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। यहाँ पे अपने एग्जांपल में 1 लाख रुपए जो इनिशियली एग्रीमेंट के टाइम पे दिया गया वो क्या है, डाउन पेमेंट है। ओके। हायर परचेस प्राइस, हायर परचेस प्राइस क्या होता है, इट मींस द टोटल सम पेएबल। टोटल सम हम कितना दे रहे हैं, टोटल अमाउंट दे रहे हैं, कौन देगा, परचेसर। किसको देगा, टू ऑब्टेन द ओनरशिप। ओनरशिप, यदि ओनरशिप ट्रांसफर करना है, परचेसर यदि मालिक बनना चाहता है तो कितना पैसा उसको देना पड़ेगा अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट। इट कंप्राइजेस ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। यदि मैंने 1 लाख रुपए आज दे दिया तो अगले साल ब्याज कितने पे लगेगा, सिर्फ 4 लाख।
फिर से मैंने अगले साल कुछ पैसा दे दिया, फिर कितने पे ब्याज लगेगा, जितना आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके ऊपर। लेकिन हम पूरा 4 साल का जब कैलकुलेशन करते हैं, जब पूरा इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद का कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि डाउन पेमेंट इतना दिया था, बचे हुए प्राइस मैंने इतना सारा दिया, दोनों को टोटल करेंगे, पूरे इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट का टोटल करेंगे, तो नॉर्मली और कैश प्राइस से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हायर परचेस प्राइस। अपने जो एग्जाम्पल था उसमें कितना था, 5,80,000 से वो ज़्यादा था। फिर उसके बाद हायर परचेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट में क्या रहेगा, हायर परचेस प्राइस भी रहेगा और इंटरेस्ट भी जुड़ा रहेगा। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करेंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड पे। वो पीरियड कितना रहेगा, साल भर रहेगा, 2 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, वो कहाँ लिखा रहेगा, एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। इंस्टॉलमेंट कैसा रहेगा, मंथली पे करना है कि क्वार्टरली पे करना है कि 6 मंथली पे करना है कि ईयरली पे करना है, वो डिसाइड कर सकता है दोनों हायरर और वेंडर, दोनों डिसाइड करके इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिसाइड करते हैं। अंडर अ हायर परचेस एग्रीमेंट इट कंप्राइजेस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन द अनपेड। तो इंस्टॉलमेंट इस तरीके से डिसाइड होता है। तो पढ़ ले, हायर परचेस इंस्टॉलमेंट इज द अमाउंट विच द हायर परचेसर has to pay after a regular interval up to a certain period as specified in the agreement to obtain the ownership of the asset purchased on payment of the last installment under a hire purchase agreement। तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो ओनरशिप मिल जाएगा, और उसके लिए लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पहुंचने के लिए उसके पहले वाले सारे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, और वो कितने इंस्टॉलमेंट रहेंगे वो एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेस ट्रांजैक्शन, जो ऑफ कोर्स ये वाले लेक्चर में हम कवर नहीं करेंगे, है ना, हम उसको आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। एंड यहाँ से मैं जब क्वेश्चन चालू करेंगे तो वी विल अगेन रिलेट दोज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स फ्रॉम दिस थ्योरी एस्पेक्ट, एंड ये थेरीज को उसमें फिर और आपको ग्रास्प हो जाएगा जब एक बार हम इंटरेस्ट की वर्किंग निकालेंगे, जब हम कैश प्राइस निकालेंगे, जब हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे, जब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि ये थेरी पोर्शन डायरेक्टली उससे रिलेटेबल है। एंड देन आफ्टर दैट पूरा प्रैक्टिकल होने के बाद जब आप एग्जाम ओरिएंटेड जब आप स्टडी करोगे एंड जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ओके, आई होप आपको अभी तक का थेरी पोर्शन पूरे समझ में आया है। नहीं भी समझ में आया है तो डोंट वरी अबाउट दैट। इफ यू बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। यस, मैंने सारे थेरी पोर्शन एक लेक्चर में कवर किया है, इट विल हेल्प यू, क्योंकि आप जब इसको स्टडी करोगे, जब आप एग्जाम से पहले भी आपको यदि थ्योरी पोर्शन एक बार देखना है तो यू जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड्स, गो थ्रू द लेक्चर इन फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑल्सो। वैसे तो मैं स्पीड ही बोल रहा हूँ, पर इससे भी ज़्यादा स्पीड में आप यदि देखना चाहो तो आप उसको स्पीड कर लीजिए एंड उसको आप देखिए। 1 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट थ्योरी पोर्शन कवर हो जा रहा है, बचा हुआ कुछ घंटों में आप प्रैक्टिकल देख लो तो पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ना। तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे बुक्स अब जब आप ऑथर के बुक्स वगैरह खरीदते तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट उतने सारे क्वेश्चंस मैं इधर कवर नहीं करना चाहता, ना मैं ले पाऊंगा। तो कुछ जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में नॉर्मली पूछे जाते हैं हम वो कवर करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करेंगे टू डेवलप द एप्टीट्यूड फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि उसमें कैलकुलेशन जो रहता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, कोई डेटा मिसिंग है तो कैसा कैलकुलेट करना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वो देखेंगे हम। और एक बार कैलकुलेशन करने के बाद फिर उसका अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो बोथ कैलकुलेशन अकाउंटिंग आर द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न, तो हम वो कवर करेंगे। ओके, तो वो रहेगा प्रैक्टिकल में, उसमें हम दोनों इसमें देखेंगे, वेंडर के बुक्स में कैसा होता है अकाउंटिंग एंड परचेसर के बुक्स में कैसा होता है अकाउंटिंग, और इसके अलग अलग मेथड्स है। डोंट गो इनटू द नेम, आपको नेम से ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल अकाउंटिंग है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे अगेन इसमें से पूछे नहीं जा रहे हैं, बाकी तो वो वाला मैं बता दूंगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल ये नागपुर यूनिवर्सिटी में नहीं पूछे जाते हैं। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ सम अदर यूनिवर्सिटी और इफ यू आर वॉचिंग माई दिस लेक्चर्स, तो आपको बता दूं कि आपको सिलेबस में क्या है, यू शुड गो थ्रू द कंटेंट और सिलेबस पार्ट, यू विल गेट द आइडिया, इनफ आइडिया दैट क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में कवर है। इफ़ यू स्टिल फाइंड सम डाउट्स अबाउट योर सिलेबस, यू कैन जस्ट मैसेज द फोटोज ऑफ योर सिलेबस कंटेंट वट एवर इट इज़, तो मैं उसको देख के आपको बता दूंगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या कंटेंट कवर है और आपको इस लेक्चर्स में से क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। वी विल हेल्प यू आउट विद दैट दोज थिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। क्योंकि थ्योरी पोर्शन है तो बहुत सारा हो सकता है बोर मारा हो, बट बोरिंग नहीं, इसको प्रैक्टिकल से डायरेक्टली रिलेटेबल है एज आई सेड। सो इफ यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर्स, सो आई वुड लाइक यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस माई यूट्यूब चैनल, है ना, कॉमेट कॉमर्स लर्निंग, एंड इसको शेयर भी कीजिए
क्योंकि ये सिर्फ नागपुर यूनिवर्सिटी नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो जिनको हायर परचेस सिस्टम का अकाउंटिंग पढ़ना है वो इससे रिलेट कर सकते हैं एंड उससे पढ़ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सेंड अस द फीडबैक अबाउट द लेक्चर्स कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, व्हाट आर द थिंग्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन दिस लेक्चर्स। थोड़ा स्पीड कम करना है, ज़्यादा करना है, क्या करना है, कंटेंट को कैसा और आपको कैसा ऑर्गेनाइज तरीके से दे सके। ये पीपीटीज में काफ़ी कम चीज़ें कवर किया गया है और ये मैं इस हिसाब से प्रिपेयर किया होगा कि आपको मोबाइल पे जब आप इसको पढ़ोगे तो यू डोंट नीड टू जूम आउट और जूम इन, इतना ज़्यादा जूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको जो डिफरेंस बिटवीन के जो इतने सारे स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं, तो एक बार जब उसको आप मोबाइल पे उसको गो थ्रू करोगे तो आपको समझेगा कि नहीं पूरे बहुत सारे स्लाइड्स एक ही आपके मोबाइल की स्क्रीन, क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है तो उस पर आ गया एंड यू विल फाइंड दैट कि ईजी है पढ़ना उसको। दैट्स वाई वो स्लाइड्स इतने हैं। यू डोंट गो विद द स्लाइड्स थिंग। इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो भी हम लिंक में शेयर कर देंगे, पर फिलहाल आपके लिए स्लाइड्स इनफ है, यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।